नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या भारतीय राजनीति। तो आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि कैसे 1950 के अंदर जो भारत था उसके अंदर कैसे राज्यों को जो है वह 29 अलग अलग राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। सभी राज्यों को बराबरता पर नहीं रखा गया था। इस समय पर जो राज्य थे वो राज्य केवल और केवल एकीकरण के समय जैसे जो मिलता गया उस हिसाब से कुछ ने अपना संयुक्त संघ बना लिया, कुछ राज्यों ने मिलकर, तो उसको एक राज्य नाम दे दिया गया। कहीं भी जो है वह पुनर्गठन नहीं हुआ था। उस समय जो मुख्य उद्देश्य था एकीकरण के दौरान वह था भारत का क्षेत्र निर्धारित करना। अब जब भारत की सीमाएं निर्धारित कर चुके हैं कि ये राज्य जो या ये रियासतें जो भारत का भाग है, यह तय हो गया, उसके बाद वहां पर पुनर्गठन करने की जरूरत थी। और पुनर्गठन करने के लिए जो सबसे पहले कमीशन बनाया गया या जिसको अपने कह सकते हैं, अब अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत का पुनर्गठन, कि भारत का मानचित्र कैसे बदला गया है ना। अपने को तो यही पढ़ना है कि भारत का मानचित्र कैसे बदला गया है। तो अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो जो सबसे पहले यहां पर कमेटी बनाई गई उस कमेटी का नाम था एस के धार आयोग। एस के धार आयोग। ये जो एस के धार आयोग था इसका गठन किया गया था जून 1948 में गठन। जून 1948 में गठन। अब इसके सामने मुख्य समस्या क्या थी या मुख्य विषय क्या था जिसके ऊपर यह आयोग बनाया गया था। इस आयोग का मुख्य काम था कि क्या भारत के जो राज्य हैं, क्योंकि पुनर्गठन तो करना है, पहले तो अपने केवल और केवल बस एक बार आ जाओ सारे आ जाओ ऐसा कर दिया। अब कोई किसके साथ रह सकता है, कोई कैसे नाराज है, राज्य चाह रहा है, जो भी मांगे चल रही है। तो इसका जो मुख्य प्रश्न था कि जो भारत का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो था। भाषा के आधार का मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अलग भाषा बोली जाती है और दूसरा क्षेत्र है इसमें अलग भाषा बोली जाती है, तो क्या इन दो को अलग अलग पृथक पृथक राज्य बना देने चाहिए, या एक ही राज्य के अंदर अलग अलग भाषा वाले लोगों को रखा जाना चाहिए, या अलग भाषा के लिए अलग राज्य होना चाहिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये निर्धारित करना था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो एस के धार आयोग बनाया इसने भाषा के आधार पर पुनर्गठन को नामंजूर कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर आप अगर भारत का पुनर्गठन करोगे तो समस्या हो जाएगी। यहाँ पर तो भाषाओं की विविधता इतनी है कि भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभल ही नहीं पाएंगे। तो इसने धर आयोग जो है, एस के धार आयोग जो है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो मना कर दिया। अब धार आयोग के बाद जो मांग थी वो और भी ज्यादा उग्र हो गई और बाद के अंदर दिसंबर 1948 में जेपीवी समिति बनाई गई। जेपीवी समिति ये बनाएगी दिसंबर 1948 में। इस जेपीवी समिति के अंदर 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वी का मतलब है यहां पर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, और पी जो है वो दक्षिण भारत के नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया। इन 3 लोगों की समिति बनी थी, को नाम दिया गया जेपीवी समिति। कब बनी थी? दिसंबर 1948 में बनाई गई। इस समिति ने, जेपीवी समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी। 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा भाषा के आधार पर भारत पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। तो इसने भी वही बात की जो एस के धार ने कही थी कि जो भारत है उसका पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो एस के धार है वो तो एक विशेषज्ञ समिति थी, परंतु ये एक राजनेताओं की समिति थी। ये तीनों के तीनों पॉलिटिशियन थे। तो विशेषज्ञ ने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, भारत के बहुत टुकड़े हो जाएंगे और भारत एक नहीं रह पाएगा। और जो राजनेताओं की समिति थी, जेपीवी समिति, इसने भी कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अंत के अंदर धीरे धीरे जो है
जो सबसे पहली समस्या खड़ी हुई वो खड़ी हुई आंध्र प्रदेश के अंदर। और 1953 के अक्टूबर के अंदर जो है, अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी राज्य आंध्र को या तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो पहला भाषा के आधार पर राज्य बन गया, वो कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। कब बन गया? अक्टूबर 1953 के अंदर बन गया। ये भी इसलिए क्योंकि इसके लिए जो है मैसूर, जो इनका जो मुख्य राज्य पहले हुआ करता था, मद्रास राज्य हुआ करता था। मद्रास राज्य में 53 दिनों तक प्रदर्शन हुआ। 53 दिनों तक 56 दिनों तक प्रदर्शन हुआ तथा तक प्रदर्शन हुआ तथा एक गांधीवादी, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने पृथक आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा जो सबसे प्रभावी नेता थे, उनका था पोट्टू श्री मल्लुल्लु, पोट्टू श्री रामलुल्लु का निधन हो गया। तो इनके निधन के बाद यहाँ पर हिंसा भड़की, सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और अंत में भाषा के आधार पर का पहला राज्य बना, वो कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। कब बन गया? अक्टूबर 1953 के अंदर बन गया। तो जो भारत जिस चीज से डर रहा था, क्योंकि इससे पहले दोनों समितियां इस भाषाई आधार पर भारत के पुनर्गठन को नकार चुकी थी, तो अब उसकी मांग आंध्र प्रदेश की इतनी बढ़ गई कि सरकार को झुकना पड़ा और तेलुगु भाषी लोगों को मद्रास से अलग करना पड़ा। मद्रास मुख्य राज्य हुआ करता था उस समय दक्षिण भारत का। त्रावणकोर एक छोटा सा राज्य था नीचे, परंतु बाकी सारा जो दक्षिण भारत था वो मद्रास के अधीन ही आया करता था। तो जो प्रदेश को मद्रास 2 में तोड़ना पड़ा। कब तोड़ा गया? इस समय पर तोड़ा गया 1953 के अंदर। अब 1953 की ये घटना आंध्र प्रदेश को हो गई, तो फिर जो है वो भारत के अंदर भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग और भी ज्यादा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में उठने लगी, क्योंकि अब बाकी क्षेत्रों को भी पता चल गया कि अगर दबाव बनाया जाए तो सरकार स्वीकार कर रही है और किया भी है, तो स्वाभाविक सी बात है सभी क्षेत्रों ने अपना अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब सभी क्षेत्रों ने अपना अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया तो सरकार को लगा कि इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना जरूरी है, अन्यथा यह समस्या जो है भारत के टुकड़े कर देगी। तो इसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए दिसंबर 1953 के अंदर जो फैज अली आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? फैज अली आयोग। कब बनाया गया? दिसंबर 1953 में गठन हुआ इसका, दिसंबर 1953। तो इसको कहा गया कि भाई अब एक और प्रयास कर देखो, तुम दिमाग लगाओ कि भारत का पुनर्गठन कैसे करें, क्योंकि ये समस्या जो है वह तो जिससे हम डर रहे थे वो डर जो है वो सामने आ रहा है। इन्होंने इसके जो बाकी सदस्य थे, एक तो फैज अली इसके अध्यक्ष हो गए, इसके जो 2 मुख्य सदस्य थे, 3 सदस्यों का यह आयोग हुआ करता था। इसके अंदर एक थे के एम पनीकर। के एम पनीकर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। और एक थे एच एन कजरू। ये 2 व्यक्ति इसके अंदर हुआ करते थे और फैज अली तो इसके अध्यक्ष थे ही थे। इसको फैज अली भी कहते हैं और फजल अली भी कहते हैं, दोनों ही नाम चलते हैं, इसके ध्यान रखना। फैजल अली एक ही बात है। तो फजल अली आयोग के अंदर कुल 3 सदस्य थे, दिसंबर 1953 में बनाया गया था। और इन्होंने अंत के अंदर जो है वह 1955 में अपनी सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा यह निर्णय दिया तथा यह सुझाव दिया कि भारत के पुनर्गठन के लिए
निम्नलिखित आधार बनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित मापदंड अपनाए जा सकते हैं कि किन किन आधारों पर राज्यों को निर्धारित करें, अपनाए जा सकते हैं। तो इसने कहा कि मेरा सुझाव तो ये है कि जो मैं कह रहा हूं तुम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है वह भारत का पुनर्गठन कर दो। इसने एक तो कहा कि आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपके पुनर्गठन से देश की एकता या सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। तो आप राज्यों का निर्माण ऐसे नहीं करोगे कि भारत के ही टुकड़े हो जाए या टुकड़े होने की संभावना बन जाए। तो आप आपको राज्यों का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना है कि भारत की एकता और सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा पैदा ना हो। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता हो। मतलब कि आपने जैसे एक राज्य बनाया राजस्थान, तो कोशिश करें कि राजस्थान के अंदर जो सारे लोग हैं वो एक ही भाषा और एक ही संस्कृति से संबंधित हो। तो अलग भाषा वाले लोगों के लिए अलग राज्य दे, परंतु यह भी नहीं होना चाहिए कि आप अलग भाषा के लिए अलग राज्य बनाने के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। दूसरा, वित्तीय आर्थिक तर्क कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमने राज्य बना दिया तो वो राज्य जो है वो जिंदा रह पाएगा या नहीं पाएगा। वित्त के आर्थिक दृष्टिकोण से भी संभव है या नहीं है, प्रशासन के दृष्टिकोण से भी संभव है या नहीं है अलग राज्य का निर्माण कर पाना या उसको उस क्षेत्र को एक अलग राज्य पृथक राज्य बना पाना। और समाज कल्याण का भी ध्यान रखें कि देश का भला किसमें हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसने एक बात स्वीकार की है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है। तो इसने क्या स्वीकार किया? भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है, निर्माण हो सकता है या किया जाना चाहिए, परंतु भाषा एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए, मापदंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल भाषा को बना दो। भाषा का रखो, ये कोशिश करो कि अलग अलग भाषा के लोगों के लिए अलग अलग राज्य हो या एक राज्य के अंदर एक ही भाषा और संस्कृति के लोग हों। परंतु आप ये नहीं करोगे कि अगर जैसे कोई छोटा सा क्षेत्र है उसको अलग राज्य बना दिया क्योंकि वहां पर भाषा और पृथक संस्कृति के लोग रहते हैं। क्योंकि भाषा एकमात्र मापदंड नहीं है, बहुत सारे मापदंडों में से एक मापदंड है। आपको वहां का प्रशासनिक दृष्टिकोण भी देखना है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इतना छोटा राज्य संभव है या नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से छोटा राज्य संभव है या नहीं है, इससे देश की सुरक्षा और एकता पर खतरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या देश की जो सुरक्षा है या एकता है वह मजबूत होगी या कमजोर होगी। इन सब तर्कों को ध्यान में रखकर आप पुनर्गठन करो। भाषा एक विकल्प हो सकता है परंतु एकमात्र विकल्प नहीं होगा। इस फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है उसको मान लिया गया और अंत के अंदर 7वें संविधान संशोधन 1956 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत का पुनर्गठन किया गया। कौन से रिपोर्ट को ध्यान में रखकर? फजल अली की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर। तो इसके लिए 7वां संविधान संशोधन जारी करना पड़ा। उसका कारण यह था 7वां संविधान संशोधन जारी करने का कि जो राज्यों की श्रेणियां थी उनको मिटाया गया था। इससे पहले राज्यों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। साथ में अनुच्छेद 1, 2 जो एक का प्रावधान 2 है जिसमें बोला गया है कि राज्यों की सूची अनुसूची 1 में दी गई है, वो भी जोड़ा गया। अनुसूची 1 के अंदर भी बदलाव करने पड़े, नए राज्य बनेंगे, कुछ हटेंगे। तो जब ये पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन के बाद भारत के अंदर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जो अलग अलग श्रेणियां थी राज्यों की, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जो अलग अलग श्रेणियां थी राज्यों की उन श्रेणियों को खत्म कर दिया गया, 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने, राज्य तो कौन से बने ये तो अपने को पता चल जाएगा अभी, कि अभी अपने बाकी जो इसके बाद बने हैं उन सब का पढ़ेंगे। तो अगर इसके बाद वाले में उसका नाम नहीं आए तो समझ जाना कि वो इन 14 के अंदर था। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दिल्ली को, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हिमाचल को, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लक्षद्वीप को,
दो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मणिपुर और त्रिपुरा बने, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य, ये कब बन गए? ये 1956 में बना दिए गए। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया और एक पुनर्गठन अधिनियम भी लागू किया गया, संसद का अधिनियम बनाया गया, तो इसके तहत ये बन गए। ठीक, तो ये कहानी 1956 के अंदर भारत के राजनीतिक मानचित्र में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले विंध्य प्रदेश राज्य था, अब नहीं हो सकता। अब 14 राज्य वही हैं जिनके नाम आज के समय पढ़ते हो। प्रारंभ में 14 राज्य थे, बढ़ते बढ़ते 28 पर अपने पहुंच गए, 29 पर पहुंच गए थे, परंतु जम्मू कश्मीर को राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया था। तो जो 28 और 7 हुआ करते थे उसकी जगह 28 और 9 हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। परंतु 1956 के अंदर जब पहली बार बड़े स्तर के ऊपर बदलाव तब करते थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब जो इसके बाद बदलाव आया है वो आया है 1960 के अंदर। 1960 के अंदर क्या हुआ? बंबई महाराष्ट्र तथा गुजरात में तोड़ा गया, महाराष्ट्र तथा गुजरात में तोड़ा गया, गुजरात में विभाजन। तो पहले बंबई एक राज्य हुआ करता था, अब उस एक राज्य को दो अलग राज्यों में को तोड़ दिया। कौन सा? महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात कब बना? गुजरात 1960 के अंदर बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की जो प्रक्रिया थी उसके बाद पहला राज्य जो बना दिया गया है वो कौन सा बना दिया गया है? वो बना दिया गया है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद बारी आती है दादर व नागर हवेली की। 1961 की कहानी है। 1961 के अंदर क्या हुआ? दादर व नागर हवेली को यूटी बनाया गया। ये दादर व नागर हवेली है, इस दादर व नागर हवेली को 1954 तक फ्रांस का अधिकार हुआ करता था इस क्षेत्र के ऊपर। 1954 के अंदर फ्रांस ने स्वेच्छा से यह क्षेत्र खाली कर दिया था और उसके बाद से यह जो है यह भारत का भाग नहीं था। एक प्रकार से यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया लगती थी जहां पर यहाँ के एक व्यक्ति को प्रशासक बनाकर लागू कर दिया जाता था। तो 1961 के अंदर 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से दादर व नागर को भारत का भाग बनाया गया। अनुच्छेद 2 की शक्ति का प्रयोग करते हुए दादर व नागर हवेली को भारत का भाग बना लिया गया। कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 10वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। 1961 में यह बदलाव आ गया। 1962 के अंदर जो है 1962 के अंदर एक और बदलाव आया। 1962 में जो बदलाव आया वो आया गोवा, दमन व दीव का। ये गोवा, दमन व दीव जो है ये पुर्तगाल के अधीन हुआ करते थे। इन्हें पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस कार्रवाई या सेना कार्रवाई के माध्यम से मुक्त कराकर तो पहली बात तो किसके अधीन के माध्यम से पुर्तगाल के अधिकार से मुक्त करवाया गया। पुर्तगाल के अधिकार से मुक्त करवाया गया। तो ये भारत के भाग नहीं थे, इनके ऊपर अभी भी पुर्तगाल वाले अपना कब्जा लेकर बैठे हुए। कौन से क्षेत्रों के ऊपर? गोवा, दमन व दीव के अंदर। और इन वह 12वां संविधान संशोधन लागू किया गया। 12वें संविधान संशोधन के तहत इनको भारत का भाग बना लिया गया। इन तीनों को ही उस टाइम यूटी, दो ही हैं वैसे, दमन व दीव तो दो यूटी बन, यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। तो गोवा भी उस समय जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था 1962 के अंदर। अगला जो बदलाव आया है वो 1962 के अंदर ही आया है। 1962 के अंदर जो पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी को 1954 में फ्रांस ने मुक्त कर दिया था। परंतु
आधिकारिक तौर पर यह आधिकारिक तौर पर जो पौंडीचेरी है वह 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में भारत का भाग बना। तो हालांकि इसको मुक्त कब कर दिया था? 1954 में ही कर दिया था। ये किसके क्षेत्र में हुआ करता था? ये फ्रांस के अधिकार में हुआ करता था। आज भी जो फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनके देश में, तो उस समय पर पौंडीचेरी के अंदर मतदान केंद्र बनाया जाता है, क्योंकि पौंडीचेरी के अंदर आज भी जो है वह फ्रांस से संबंध रखने वाले व्यक्ति रहते हैं जिनको फ्रांस का मतदान का अधिकार मिला हुआ है। तो वो उन लोगों को अपना मतदान का अधिकार प्रयोग में लाने के लिए फ्रांस सरकार के द्वारा पौंडीचेरी में एक मतदान केंद्र बनाया जाता है जब भी फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस तरीके से जो पौंडीचेरी है वो भारत का भाग बन गया। 1963 के अंदर जो बदलाव आया वो आया, नागालैंड को पृथक राज्य बना दिया गया। नागालैंड को असम से पृथक राज्य बना दिया गया। पहले सारे के सारे असम का ही भाग थे, तो जो है 1963 में पृथक राज्य बना दिया। अब इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है ना, आपने कुछ नहीं किया है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर, अनुच्छेद 3 के अंदर संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की जरूरत तब पड़ रही है जब अपने किसी दूसरे क्षेत्र को भारत के अंदर मिला रहे हैं, क्योंकि तब आपको अनुसूची 1 जो है उसके अंदर नाम बढ़ाना पड़ रहा है। इसके बाद जो बदलाव आया वो आया 1966 के अंदर। 1966 में हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। उस समय पहले इसको हरियाणा राज्य कहा करते थे, तो उसमें से हरियाणा एक अलग राज्य बन गया, पंजाब अलग राज्य रह गया, चंडीगढ़ जो था वो एक यूटी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जो है 1971 के अंदर जो है इसके कुछ क्षेत्रों को निकालकर हिमाचल को राज्य बना दिया गया, हिमाचल को राज्य का दर्जा। उससे पहले जो हिमाचल था, अगर आप देखो तो जो 1956 के अपने सूची देखी थी, जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, तो उन 6 में से एक हिमाचल भी था। तो 1971 तक जो हिमाचल है वह एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश था। 1971 में इसको केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला बदलाव जो आया है वो आया 1972 के अंदर। 1972 के अंदर जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहां का नक्शा बदला गया, और उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर मणिपुर और जो त्रिपुरा थे, मणिपुर और त्रिपुरा जो पहले यूटी हुआ करते थे, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले ये दोनों क्या थे? दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 के अंदर। अब इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जो आपका मेघालय है, मेघालय जिसे 1969 में उपराज्य बनाया गया था, उस समय ये भी शब्दावली प्रयोग में थी, बाद में सिक्किम के बाद हुआ बनाया गया था, उसे भी पूर्ण राज्य बना दिया गया, राज्य बना दिया। कब? 1972 के अंदर। इससे पहले हालांकि ध्यान रहे कि जो मेघालय है उसको उपराज्य बनाया जा चुका है। कब बनाया जा चुका है? 1969 के अंदर बनाया जा चुका है। 72 में तो जो उसका दर्जा है वो बदला गया है, उपराज्य से वो सामान्य राज्य बना है। 1972 के अंदर ही दो नई केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, दो नए केंद्र शासित प्रदेश, दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं यहाँ पर 1972 के अंदर। एक अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना? 1972 के अंदर। और दूसरा जो बना वो बना मिजोरम। मिजोरम जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब? 1972 के अंदर। 1972 के बाद जो बदलाव आया है वो आया सिक्किम का। सिक्किम का जो बदलाव आया वो आया 1974 के अंदर। जो है सिक्किम को एक अलग ही एक अलग प्रकार का दर्जा दिया गया था, जिसको नाम अपने कहते थे संबंध राज्य।
इससे पहले सिक्किम जो है उसके अंदर चोग्याल वंश राज किया करता था। कौन सा वंश है? चोग्याल वंश है। तो इन्होंने 1974 के अंदर सिक्किम को एक प्रकार से संबंध राज्य बना दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, भारत का ही भाग था, परंतु अंदर अभी से वो आसाम वाली शब्दावली चल रही थी। तो 1974 के अंदर यहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया एक प्रकार से, परंतु पूर्णकालिक राज्य नहीं बना। जो यहाँ की विदेश नीति और संपर्क व्यवस्था थी उस पर भारत का अधिकार रहा, बाकी के ऊपर वहां राजा का अधिकार रहा, परंतु यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 1975 में जनमत के माध्यम से पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो यहां पर भी जनमत संग्रह करवाना पड़ा था, ठीक है, 1975 के अंदर। इसके बाद जो बदलाव आया वो आया 1987 के अंदर। 1987 के अंदर गोवा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को जो है वो राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले ये तीनों यूटी थे, अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है, ये दोनों तो 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बने थे, और गोवा जो है वो 1961 के अंदर जब उनसे छीना गया था तो 62 के अंदर वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वह राज्य बना दिया गया। अगला जो बदलाव आया वो आया 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। 2000 में जो है 3 राज्य बने। मध्य प्रदेश से राज्य बना, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश से राज्य बना और एक बिहार से राज्य बना। बिहार से जो है वो झारखंड बना, झारखंड। यूपी से जो है वो उत्तराखंड बना और एमपी से जो है वो छत्तीसगढ़ बना। तो ये 3 राज्य बने। कब बने? सन 2000 के अंदर बने। कौन से राज्य से बने वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगला बदलाव जो आया वो आया 2014 के अंदर। 2014 के अंदर जो है वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है बीएन श्री कृष्णा समिति। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी समिति बनाई गई थी? बीएन श्री कृष्णा समिति। श्री कृष्णा समिति, ये बहुत बड़े लॉयर हैं, वकील क्या, लॉयर क्या, न्यायाधीश रहे हुए हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में भारत के अंदर डेटा की सुरक्षा के लिए कानून, डेटा की निजता और ये कानून बनाने के लिए जो सिफारिश लेने के लिए कि क्या कानून के प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए भी बीएन श्री कृष्णा की अध्यक्षता में ही समिति बनी थी। तो 2014 में बदलाव आया, तेलंगाना को पृथक राज्य बना दिया गया। अगला जो बदलाव आया वो आया 2019 के अंदर। 2019 के अंदर जे.एंड.के को यूटी बना दिया गया तथा लद्दाख को पृथक यूटी बना दिया गया, पृथक यूटी बना दिया गया। ये बदलाव भारत के अंदर अभी तक जो है वह राजनीतिक मानचित्र भारत का इन सालों में ऐसे बदला है। हालांकि यहाँ पर इसके अलावा और भी बदलाव किए गए हैं, जब नाम बदला गया है बहुत सारे राज्यों का, परंतु वह जो क्रम है वो बहुत बड़ा होता है। उन बदलावों को परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि कब कि कौन से वर्ष के अंदर किसको राज्य का दर्जा मिला, कब कौन से वर्ष के अंदर किसको जो है वह एक प्रकार से यूटी का दर्जा बना, या कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से राज्य जो पहले यूटी हुआ करते थे बाद में उनको राज्य का दर्जा बना। तो ये आपको सब चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से भारत का जो पुनर्गठन हुआ है, ध्यान रखना है किया कैसे जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत जो आपने प्रक्रिया पढ़ी है कि संसद के दोनों सदन जो है सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बाद वो जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति संबंधित राज्य को भेजेगा, प्रभावित राज्य को भेजेगा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा अपनी उसके ऊपर जो भी राय है वो दी जाएगी। हालांकि उसका कोई औचित्य नहीं है, राष्ट्रपति उस राय के अनुरूप या उस राय के विरुद्ध किसी भी प्रकार से स्वीकृत कर सकता है, और उस प्रकार से किसी भी राज्य को तोड़ना दो में, राज्य को यूटी से राज्य बनाना, राज्य से यूटी बनाना या उसका नाम बदलना संभव है। कहीं भी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको अनुच्छेद 4 के अंदर कहा गया है कि भाग 1 को बिना संविधान संशोधन के बदला जा सकता है।
ये है भारत के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 और ये है भारत का एकीकरण और पुनर्गठन का समय काल, समय रेखा, कब क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट अपने शुरू करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।